For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Hello to all of you, to all my dear students. This is your second lecture of business laws. Okay? लास्ट सेशन में जो हमारी लास्ट क्लास थी, लेट्स क्विकली हैव अ रिवीजन कि हमने क्या किया था अपनी लास्ट क्लास में. थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कवर कर रहा था, फर्स्ट वाला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिजनेस लॉज टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर आने वाला है और 40 मार्क्स का BCR होने वाला है. राइट? ये सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कैसे करनी है, प्लस एक राइट वे में आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लॉ का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. राइट? इससे पहले हमने कभी लॉ नहीं पढ़ा, तो लॉ पढ़ने के तरीके क्या हैं, लॉ में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे पढ़ते हैं लॉ, ये सारी चीजें अभी बेसिक लेवल पे हम लोग सीख रहे हैं. राइट? लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर डिवीजन दिखाया था, बट आज हम चैप्टर वाइज भी थोड़ी सी बात करेंगे कि आपके 60 मार्क्स के पेपर में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, क्या उनके नाम है, क्या उनकी वेटेज है, ये भी आज हम सबसे पहले ही कवर करने वाले हैं. इनफैक्ट लास्ट क्लास में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट कर दिया था. आप लोगों ने काफी बेसिक्स इसके सीख लिए. ऑफरर कौन होता है, ऑफरी कौन होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के 2 एसेंशियल्स हम सबसे पहले वही रिवाइज करेंगे. चलिए, कॉन्ट्रैक्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स थे. पहला होता है अग्रीमेंट एंड दूसरा इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. वेरी गुड, अगर आप लोगों को याद है, दैट्स रियली नाइस. अगर हम अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, अग्रीमेंट के भी 2 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स थे. कौन कौन से? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और एक और हिडन, विच इज कंसीडरेशन. वेरी नाइस. नाउ जब हम अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, हमने अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन ऑफ ईच अदर इज व्हाट यू कॉल्ड अग्रीमेंट. जब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म विच इज प्रॉमिस, ये हमारे सामने आई और हमने प्रॉमिस की भी डेफिनेशन सीखी लीगल टर्म्स में. अगर नॉर्मल प्रोमिसेस हैं, डे टू डे लाइफ के प्रोमिसेस हैं, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने मदर फादर से कर रहे हो, तो वो आप ब्रेक कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी, रिलेशंस खराब हो जाएंगे. बट अगर लॉ में हम कोई भी प्रोमिसेस को ब्रेक करते हैं, तो द अदर पर्सन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट यू. राइट? ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू. सूट बोल सकते हो, केस बोल सकते हो, स्यू वर्ड बोल सकते हो, SUE. इन सबका मतलब क्या है? केस फाइल करना. यानी कि लॉ के जितने भी प्रोमिसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डेंजरस भी है. यू कैन नॉट ब्रेक इट. और प्रॉमिस ब्रेक करने को हम लीगल टर्म्स में क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों ने सीखी. प्लस मैंने वो जो लेक्चर हमारा एंड किया था, वो किस टॉपिक पे किया था? एसेंशियल्स एज पर सेक्शन 10 एंड अदर देन सेक्शन 10. उसका सिर्फ एक ओवरव्यू लिया हमने लास्ट सेशन में. आज इस सेशन में हम वो सब डिटेल्स में करने वाले हैं, सारे के सारे एसेंशियल्स. सो आई थिंक ये एसेंशियल्स का जो पार्ट है ना, ये आपका बेस बनाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये टोटल 11 एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 हमें प्रोवाइड करता है सेक्शन 10 और कुछ अदर देन सेक्शन 10 भी हैं जो कि 5 एसेंशियल्स हैं. ये सारे के सारे जब आप फॉलो करोगे, तभी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे. कॉन्ट्रैक्ट बनाना यानी कि बिजनेस करना, ट्रांजैक्शंस करना. आप कहीं से कुछ खरीद रहे हैं और सामने वाला आपको कुछ पैसे दे रहा है, या फिर आपको कोई सर्विसेज भी दे सकते हैं. ठीक है? ये सारी बातें आज और डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, हम लोगों ने, जैसे आप लोग यहां सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिजनेस लॉज का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब ये एक्ट वर्ड क्या होता है और एक्ट वर्ड कहां से बना, ये आप लोगों को आई थिंक नहीं पता होगा. कितने लोगों को पता है एक्ट क्या होता है? ओके, एक्ट का अगर मैं जनरल मीनिंग देखूं, मीन्स एक्शंस, कुछ एक्ट करना, एक्शंस.
बट अगर हम कोई लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ में हमें ये एक्ट वर्ड बहुत हैवी लगता है, बहुत भारी वर्ड ये लगता है। अब ये एक्ट बना कैसे और एक्ट क्यों बोला जाता है, ये हम देखते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्लाइड में। आइए देखते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहती हूँ और इनफैक्ट बताना चाहती हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। क्या मोदी जी के लिए ये पॉसिबल है कि वो डेली सारे काम संभालें देश के? नहीं, अपने काम उन्होंने और लोगों को भी और मिनिस्ट्रीज को भी अलॉट किए गए हैं, असाइन किए गए हैं। और ये जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है हमारे देश में, अकाउंट्स की, फाइनेंस की, हर एक अलग डिपार्टमेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं? कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज। क्या बोलेंगे? कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज। अब ये कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज का काम क्या होता है? डिसीजंस लेना, बिल बनाना, ड्राफ्ट करना और आगे पार्लियामेंट में पहुंचा देना, फिर आगे डिस्कशंस होती है एंड देन सामने हमारे कोई लॉ आता है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो एक कंसर्न मिनिस्ट्री मैंने यहां पे लिखी है MCA। MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बहुत बच्चे ये सुना होगा, इन्होंने पहले भी, बहुत सारे बच्चों ने, और बहुत सारे लोग आज पहली बार जान रहे होंगे MCA की फुल फॉर्म। सो MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री Just wait. Please write down. MCA stands for Ministry of Corporate Affairs. तो ये एक कंसर्न मिनिस्ट्री है। इन्होंने क्या किया? एक बिल ड्राफ्ट किया। अगर कोई भी लॉ बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, कोई सेक्शन में चेंज लेकर आना है, तो क्या करेंगे? MCA, जो एक कंसर्न मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है हमारे पास, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंसर्न इस पर्टिकुलर काम के लिए कौन है? MCA, which stands for मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने एक बिल ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है? MCA ने ये बिल ड्राफ्ट कर दिया। बिल भी बोल सकते हो, ड्राफ्ट करना भी बोल सकते हो। अब इन्होंने जब ये बिल किया तो फाइनल पास नहीं हो गया, ये बिल पहुंचा पार्लियामेंट के पास। देख रहे हो आपके पार्लियामेंट की इमेज दी गई है आपके सामने। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, वी ऑल नो दैट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये बिल जब पार्लियामेंट में पहुंचा तो दोनों हाउसेज में इनकी डिस्कशंस हुई। ये आप लोगों ने सब देखा है, टीवी में सबने देखा होगा, लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशंस कैसे होती है। संसद भवन, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होता है, कोई पोलाइटली बोल रहा होता है, कोई इम्पोलाइटली बोल रहा होता है, सब कुछ होता है वहां पे। और जब यहां पे डिस्कशंस के बाद बिल इन्होंने पास कर दिया, तब थर्ड स्टेज क्या है, किसके पास पहुंचता है? इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। और अभी करंट प्रेसिडेंट कौन बना है? द्रौपदी मुर्मू। इनकी ये इमेज है यहाँ पे आपके लिए, राइट? तो शी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी पहले की बात करें तो जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे उनके पास पहुंच जाएगा, राइट? उसके बाद एक बार प्रेसिडेंट ने ये बिल को पास कर दिया तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट। और इसी तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों के सामने आया होगा। और ऐसे कोई भी एक्ट्स, इनफैक्ट कोई भी सेक्शंस, कोई भी प्रोविजंस, कोई भी लीगल काम, कोई भी लीगल मैटर अगर बनना होता है या आप लोगों के सामने आना होता है तो ये है पीछे का प्रोसेस। इस तरह से कोई भी एक्ट बनता है। लेट्स क्विकली रिवाइज। सबसे पहले कंसर्न मिनिस्ट्री एक बिल ड्राफ्ट करते हैं। वो बिल ड्राफ्ट करके कहां पहुंचता है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उनकी डिस्कशंस होती है। दोनों हाउसेस में उनकी डिस्कशंस होने के बाद फाइनली वो बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। और एक बार प्रेसिडेंट को सेटिस्फैक्शन हो गई, उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया तो ये बिल आपके पास पहुंचेगा। कैसे? ऑफिशियल गैजेट की हेल्प से। नाउ व्हाट इज ऑफिशियल गैजेट? यू कैन कॉल ऑफिशियल गैजेट एज द लीगल न्यूज़पेपर, जहां पे गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया है, कोई भी एक्ट बनाया है, तो हम जनरल पब्लिक तक, कंपनीज तक, प्रोफेशनल्स तक ये बात कैसे पहुंचेगी? ऑफिशियल गैजेट की हेल्प से। यू कैन टर्म ऑफिशियल गैजेट एज द लीगल न्यूज़पेपर, राइट? तो इस तरह से हम लोगों को, जनरल पब्लिक को भी ये पता चलता है कि कोई एक्ट या कोई लॉ बना है। इस तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था। कब बना था? 1872 में। इतने सालों से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब ये एक्ट की अगर बात कर रहे हैं, मैंने बोला ये एक्ट 1872 में आया था, तो इसके पहले की हिस्ट्री जान लें। क्या इससे पहले लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते थे?
इससे पहले लोग बिजनेस नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, बट इतने प्रॉपर रूल्स नहीं थे तब। क्या होता था 1972 से पहले इंडिया वॉज अ वेरी स्मॉल प्लेस टू लिव। किस सेंस में बोला मैंने ये? यहां पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी इनफैक्ट वर्ल्ड में। 1872 की बात है, तो कम्युनिकेशन बड़ा ज्यादा मुश्किल होता था, इवन कॉमर्स नहीं आया था। ट्रेडिंग लोग करते थे, बाइंग एंड सेलिंग करते थे, बिजनेस करते थे, बट इतना रिफॉर्म्ड वे में नहीं करते थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते थे। इन सारे फ्रॉड्स की वजह से हमारी गवर्नमेंट को क्या लगा, एक अच्छा सा एक्ट, यानी कि कुछ रूल्स आने चाहिए। एक्ट क्या होता है? जिसमें कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि एक्ट बननी पड़ेगी, राइट? इसीलिए 1872 में जब चीजों की एडवांसमेंट हो रही थी, तो हमारे सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सामने आया। ठीक है, तो अभी फटाफट से हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कंसर्न मिनिस्ट्री MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बिल ड्राफ्ट किया, उसके बाद पार्लियामेंट में पहुंचा, दोनों हाउसेस में डिस्कशंस होके प्रेसिडेंट के पास, हम फाइनली प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, तो बिल क्या बना? एक्ट बन गया। इस तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों के सामने आया। अब ये कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1872। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर। ये डेट मैं आपको याद कराती रहूंगी जब तक ये चैप्टर चल रहा है, इनफैक्ट जब तक ये डेट आपको याद ना हो जाए। इनिशियल सब लेक्चर्स में बार बार मैं बोलूंगी। मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं, लास्ट सेशन में किया था, एक ऑफरर, दूसरा ऑफरी। जो ऑफर देता है उसको क्या बोलेंगे? ऑफरर। जिसको ऑफर देते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑफरी। इन दोनों पार्टीज को मिला के हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, राइट? ओके, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको आज लोगों को, आप सबको बताऊंगी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके टोटल पेपर में कितनी वेटेज रखता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये एक्ट सिलेबस में डाला गया है। तो इस एक्ट में अगर हम बात करें, टोटल 6 यूनिट्स हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर में 6 पार्ट्स हैं, यानी कि 6 यूनिट्स हैं। अभी जो आपने लास्ट सेशन से शुरू किया है वो बेसिक्स हैं। यूनिट 1 हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ओके, यूनिट 1 सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बेसिक्स, जो हम अभी शुरू कर चुके हैं। दूसरा, यूनिट 2 में वी विल स्टडी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सामने वाला भी तो आपको कुछ देगा। आप फ्री में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो तो चैरिटी हो गया, वो तो डोनेशन हो गया, राइट? ये सारी चीजें हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिक एसेंशियल्स आप सेक्शन 10 में पढ़ रहे हो, आज जो हम करने वाले हैं उनके अलावा भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो यूनिट 3 में आप पढ़ोगे, और इनफैक्ट इन्हीं को आप डिटेल में भी पढ़ोगे, राइट? यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होती है, यानी कि कब मान लिया जाएगा कि आपने परफॉर्मेंस कर दी, आपने अपना काम कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इन किसी ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया तो क्या सजा मिलेगी और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं उस पार्टी के पास जो सह रहा है, यानी कि अग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। और लास्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अगर मैं इन टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो पूरे पेपर में से आपका 25 to 35% मार्क्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर सकता है। तो 25% से लेके 35% तक इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है? सो दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है हमारे बिजनेस लॉज, ठीक है? बहुत सारी फैकल्टीज इसको शायद 1 महीने में भी कंप्लीट करा सकती है, बट आई टेक 1.5 month to 2 months particular in this chapter because it's very lengthy, और अगर ऊपर से निपटा दिया तो आपका बेस नहीं सेट होगा। So I take a lot of time to complete this particular chapter. आगे के चैप्टर्स फिर भी थोड़े छोटे हैं, आप जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लो, I take 1 month in that. तो अगर आप पूरा अच्छे से टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं तो आपका बेस अच्छे से स्ट्रांग भी हो जाएगा।
नेक्स्ट, तो ये अभी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज की बात की, प्लस इसमें क्या क्या आप पढ़ने वाले हो इसके बारे में बात की। रेस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनकी इंट्रोडक्शन आपको तब मिलेगी। आप लोगों ने कोट देखा यहाँ पे, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। दिस इज अ कोट फॉर यू आज के लिए। अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसका सब्सटीट्यूट है कुछ नहीं, हार्ड वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा अगर हम सीए स्टार्ट कर रहे हैं तो। ये सीए की जर्नी हमें स्मूथ बनाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा अचीव करते रहोगे। सो दिस इज अ कोट फॉर यू आज के लिए, ठीक है। इनफैक्ट ये कोट काफी जगह आपको मेरी बुक्स में दिखेगा, राइट? ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया, ऑलरेडी वी हैव रिवाइज्ड। अभी हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मैं छोटा सा ग्लिम्स आपको फिर से दे देती हूँ। अग्रीमेंट के दो एसेंशियल्स हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और एक हिडन क्या था, कंसीडरेशन भी होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट के भी बच्चे दो एसेंशियल्स थे, पहला अग्रीमेंट और दूसरा इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये दोनों होने चाहिए तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी हमें ये देखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है अग्रीमेंट ही तो कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो अग्रीमेंट तो करना ही है, बट इन दोनों के बीच में भी काफी ह्यूज डिफरेंस है। लेट्स हैव अ लुक। Online students, if you guys are having any doubts, please write down in the chat box and I'm reading all your messages. Okay, so this is the difference between agreement and contract. The basic 4 points. आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे the meaning. Guys, ये meaning हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। हमने agreement पढ़ लिया था और हम लोगों ने contract भी पढ़ लिया था। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका आज यहीं से रिवीजन हो सकता है, वो लोग यहीं से पढ़ सकते हैं। तो अग्रीमेंट क्या था, एवरी प्रॉमिस, चाहे एक प्रॉमिस करो चाहे एक से ज्यादा प्रॉमिस करो, और ऐसे प्रॉमिसेस करने आपको लॉ में कि सामने वाला भी आपके लिए कुछ करे। सिर्फ आप प्रॉमिस नहीं करेंगे, सामने वाला समथिंग इन रिटर्न वो भी आपको प्रॉमिस करेगा। इसी को हम बोलते हैं अग्रीमेंट। क्लियर एवरीबडी? यस और नो? Agreement means every promise and every set of promises forming the consideration of each other is what you call agreement. और वहीं अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट की मैंने एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन आप लोगों को बताई, अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ में आप इन्फोर्स भी करवा सको, यानी कि किसी ने अपना अग्रीमेंट तोड़ा तो आप कोर्ट में जाके, यानी कि लॉ की हेल्प से कोर्ट में जाके क्या करवाएंगे, केस फाइल करेंगे और उस पर्सन को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले से परफॉर्म करवा सकते हैं केस फाइल करके। एंड व्हेन यू हैव अ राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पर्सन, इसी को तो बोलते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जब आपको राइट मिल गया, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, यू विल फाइल अ केस। और लोगों को बहुत डर लगता है ये केस फाइल होने से, टू बी ऑनेस्ट। सोचो मैं एक नॉर्मल फैमिली की बात करूं, मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, किसी पर्सन के खिलाफ अगर केस फाइल हो गया या फिर हम बोल रहे हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं, तो आपका क्या इमेज पड़ती है? सोचते हैं अरे यार इसने तो ना लाइफ में कुछ गलत काम किए होंगे। और ये भी हो सकता है कि उस पर्सन ने कुछ गलत काम नहीं किए, हो सकता है वो किसी के खिलाफ केस फाइल कर रहा है, बट कोर्ट जा रहा हूं, कचहरी जा रहा हूं, व्हाई? यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। दिस इज द मेंटालिटी मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली में। बट अभी लोग काफी एडवांस हो गए हैं, दिस थिंग इज नॉर्मल। अपने राइट के लिए लोग लड़ते हैं, केस फाइल करते हैं, बट केस फाइल करने के लिए भी यू नीड टू नो कि क्या लॉ है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने के थोड़े बहुत टर्म्स रूल्स तो आपको आने चाहिए। सो दिस इज द जर्नी फॉर यू। जर्नी बिगिंस राइट फ्रॉम यू। ओके, इसका फॉर्मूला भी हमने किया था, अग्रीमेंट का फॉर्मूला छोटा सा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एंड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। ये दो एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के और वो दो एसेंशियल्स हैं मेरे अग्रीमेंट के। फॉर्मूला से भी आप एक पॉइंट बनाकर आ सकते हो। आई मेड थिंग्स इजी फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, अब इसके स्कोप की बात करेंगे। अग्रीमेंट का कितना स्कोप है और कॉन्ट्रैक्ट का कितना स्कोप है? मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ना थोड़ा नैरो स्कोप है और अग्रीमेंट
एक वाइडर टर्म है, एक बड़ी पिक्चर है अग्रीमेंट। जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना अगर, तो सबसे पहले अग्रीमेंट बनाओ। यानी कि किसी पर्सन को ऑफर करो, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, तभी तो अग्रीमेंट बनेगा और तभी तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पहला एसेंशियली अग्रीमेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे लगता है एक छोटी टर्म है, नैरो टर्म है। रीजन आई टेल यू। अग्रीमेंट तो बेटा बहुत तरह के हैं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट प्लस लीगल अग्रीमेंट। ये जो सोशल और डोमेस्टिक वाले हैं, क्या इनकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई जगह है? नहीं है। रीजन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ही अग्रीमेंट्स में, चाहे सोशल हो चाहे डोमेस्टिक, आपका कोई इंटेंशन नहीं होता कि आपको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर बना रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अगर गलत हुआ तो केस फाइल कर देंगे, इसी को बोलते हैं लीगल रिलेशनशिप। राइट? सो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा एरिया है, कॉन्ट्रैक्ट का छोटा है, नैरो स्कोप है, लेकिन अग्रीमेंट का वाइडर स्कोप है। रीजन, अग्रीमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही अग्रीमेंट्स आते हैं जो लीगल वाले हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट छोटा स्कोप है उसका और अग्रीमेंट का वाइडर स्कोप है। अग्रीमेंट्स तो बहुत सारे हैं। राइट? पॉइंट नंबर 3, लीगल ऑब्लिगेशन। अब भी ऊपर वाले पॉइंट से हम लोगों को क्लियर हो गया कि अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट्स में, और कभी कभी अग्रीमेंट्स में भी। इसीलिए अग्रीमेंट में लिखा हुआ है मे नॉट। मे नॉट मतलब इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे। किसमें? जो लीगल इंटेंशन क्रिएट करने के लिए अग्रीमेंट्स बनाए हैं। और किसमें नहीं होंगे? जो सोशल और डोमेस्टिक वाले अग्रीमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट में वही अग्रीमेंट आते हैं जो इन्फोर्स करा सको, या फिर वही अग्रीमेंट आएंगे जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बनाए आपने। तो अगर लीगल ऑब्लिगेशंस की बात करूं तो अग्रीमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा होगा। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट? लास्ट पॉइंट, लेट्स सी द नेचर ऑफ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो इससे पूरा तीनों के तीनों पॉइंट से मैंने क्या कंक्लूड किया? दैट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपके सीए के पेपर में क्या है? आपको लिखना है, एमसीक्यूज नहीं होते हैं। लॉ के पेपर में, इकोनॉमिक्स में हो सकते हैं। राइट? तो इसमें क्या है, एक छोटी सी लाइन का भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और जो आपको लग रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हमें थोड़ी सी थॉरो स्टडी करनी पड़ती है, डीप स्टडी करनी पड़ती है। क्या लिखते हैं? सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट्स तो बहुत सारे हैं, डोमेस्टिक भी है, सोशल भी है। कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से बनेंगे? जिनमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन रहेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में अग्रीमेंट तो बनाओगे ना, क्योंकि अग्रीमेंट तो पहला एसेंशियल है। एम आई राइट? सो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो अग्रीमेंट मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट स्टेप है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियल स्टेजेस पे आपको अग्रीमेंट बनाना है। अग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ का तड़का लगा दिया तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो एक पॉइंट और बना सकते हो आप, अग्रीमेंट इनिशियल लेवल पे किया जाता है और जो फाइनल लेवल पे वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसे लास्ट क्लास हमने खत्म की, मैंने बोला था मैं अभी आपको एक ग्लिम्स दे रही हूं, इसका डिटेल वर्जन नेक्स्ट सेशन में होगा। तो अभी वो सेशन है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए। मैंने बोला अगर आपको एसेंशियल्स पढ़ने हैं, यानी कि जस्ट गिव मी अ मिनट,
अगर आपको असेंशियल्स पढ़ने हैं तो हमें देखना होगा कि असेंशियल्स हमें सेक्शन 10 में भी गिवन है और कुछ अदर दिन सेक्शन 10 में भी है। अगर मैं सेक्शन 10 बोल रही हूं तो कौन सी एक्ट का सेक्शन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 में आपको कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स मिल गए। असेंशियल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे बेसिक पॉइंट्स। ये पॉइंट्स नहीं अगर फॉलो किया आपने तो आप कॉन्ट्रैक्ट सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हो। तो एक साइड आपके सामने है एज पर सेक्शन 10 एंड दूसरी साइड अदर देन सेक्शन 10। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एज पर सेक्शन 10। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में हमें कौन कौन सी एसेंशियल्स दिए? तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास। छोटा छोटा सा ओवरव्यू तो आप इसका लास्ट सेशन में ऑलरेडी ले चुके हैं। So first one is agreement. Second one is free consent. Third, competency of parties, यानी कि capacity of parties. Lawful consideration. Consideration means something in return और वो legal होना चाहिए. Legal object होना चाहिए, यानी कि जो main motive है contract करने का. Not expressly declared to be void. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मत बनाना जिसको किसी भी लॉ ने बोल दिया कि ये तो वॉइड है, ये यूजलेस है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बनाएंगे जब लॉ ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है? लॉ ने ही बोल दिया है ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वाले एग्रीमेंट्स तो पहले से वॉइड हैं, राइट? दूसरा आता है नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर भी कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जैसे कि मिनिमम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, एक अकेला पर्सन थोड़ी अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। वी नीड 2 पर्सन्स। नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एसेंशियल। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप बोलेंगे ये क्या मैम, आपने तो फटाफट से इनका नाम ले दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, बट डिटेल में कैसे करेंगे? अभी करेंगे। According to Section 10 of Indian Contract Act 1872, the following are the essential elements of a valid contract. एक सही कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है, वैलिड मीन्स एकदम करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अग्रीमेंट भी है, जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, प्लस और जो मैं एसेंशियल्स बता रही हूं ये सब है, तभी एक करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आइए, फर्स्ट मेरा एसेंशियल है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक पर्सन ऑफर करेगा और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मुझे मिनिमम कितने पर्सन्स चाहिए? 2। ये 2 पर्सन्स हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। ठीक है, तो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ने क्या किया? एक पर्सन ऑफर करेगा कि क्या आप मेरे से ये सर्विसेज लेंगे? मिस्टर वाई को बड़ा पसंद आया। मिस्टर वाई ने जो ब्लैक कोट में है, इन्होंने बोला यस आई वुड लव टू हैव योर सर्विसेज, लेकिन आपकी सर्विसेज के बदले में जितना पैसा आपने डिसाइड किया वो मैं आपको पे करूंगा। एक पर्सन ऑफर कर रहा है सर्विसेज देने के लिए, दूसरा पर्सन उसके ऑफर को एक्सेप्ट करके सर्विसेज लेने के बदले में कंसीडरेशन भी दे रहा है। इसी को बोलते हैं ऑफर plus acceptance is equal to agreement, is equal to agreement. So the first essential element of a valid contract is offer plus acceptance, और ये गिवन है सेक्शन 2 सब क्लॉज E में। ठीक है, तो सेक्शन 2 में गिवन है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहां पे इनकी डेफिनेशंस। आपको पता है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन ऑफ ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। सो यू कैन राइट इट इन योर एक्सप्लेनेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन B, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ये जो प्रॉमिस वर्ड ऊपर आया था, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको पढ़ाया था। प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है? एक पर्सन जिसको आप ऑफर करते हो, उस पर्सन को जिसको आपने ऑफर किया वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया वो बन जाता था मेरा प्रॉमिस।
तो ये पूरी डेफिनेशन ही आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, और अभी इसमें आपने कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ा है, ये ऑलरेडी आप लास्ट सेशन में कर चुके हैं. रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? सो द नेक्स्ट एसेंशियल, पहला क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. दूसरा फ्री कंसेंट. दोनों पार्टीज की मर्जी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. यू गाइस कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं एंड ऑल आर रेडी एंड हैप्पी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सब लोगों की मर्जी से ही कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, किसी को जोर जबरदस्ती से हमने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेकर आया, ना हम ला सकते हैं. अगर ले आए तो वो क्या करेगा? बाद में केस फाइल कर देगा अपना राइट लेने के लिए. ओके, तो फ्री कंसेंट मतलब अपनी खुद की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में आए. सेक्शन 14 आपको बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कि फ्री कंसेंट क्या होता है. आइए, 2 or more persons are said to be in consent when they agree upon the same thing and in the same sense. 2 लोग तब माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए जब सेम चीज के ऊपर वो अग्री कर गए और सेम सेंस में, यानी कि दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए. अगर मैं बोल रही हूं दैट दिस इज अ ब्लैक पेन, तो आप भी बोल रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक पेन एंड नॉट द राइट रेड पेन. अगर हम दोनों के माइंड में कॉन्सेप्ट से अलग अलग चल रहे हैं और हमने अग्री कर लिया, तो वो एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं है. दोनों लोग सेम चीज के ऊपर अग्री करेंगे और सेम सेंस यानी कि सेम तरीके से, इसी को बोलते हैं फ्री कंसेंट. अब फ्री कंसेंट को जब हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सो दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड. कैसे समझेंगे? एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स. फ्री कंसेंट मीन्स माइंड्स का मिल जाना, दोनों लोगों का मैच हो जाना, दोनों के माइंड्स, यानी कि दोनों की मर्जी है, दोनों की विलिंगनेस है. ओके, इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, जब आप किसी भी अग्रीमेंट में लगाए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस को, रूल्स को, इवन अग्रीमेंट को समझ पा रहे हो, दोनों अग्री कर रहे हो, इसी को बोलते हैं फ्री कंसेंट. अपनी खुद की मर्जी से खुश होकर आए आप हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. अच्छा, यहां पे ना आप एक लीगल टर्म आज पढ़ने वाले हैं, कंसेंसस एड आइडम. ये लीगल टर्म होता है और इसका मतलब क्या है? फ्री कंसेंट. आगे सेशंस में मैं कभी आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसस एड आइडम, तो आप क्या बोलेंगे? फ्री कंसेंट. इट्स अ लीगल टर्म फॉर फ्री कंसेंट. फर्दर, अ कंसेंट मस्ट बी फ्री. फ्री होने का मतलब क्या है? कंसेंट दोनों पर्संस का फ्री होना चाहिए, यानी कि दोनों अपनी मर्जी से, फ्री माइंड से खुश होकर कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं. Free means willingness. You can write down. Free means willingness to enter into a contract. Consent यानी कि मर्जी, और consent free होना मतलब ये जो मर्जी है जोर जबरदस्ती से नहीं ली आपसे, आप खुद से आए हैं कॉन्ट्रैक्ट में. खुद आपकी मर्जी थी, आपको पसंद आया, आप पैसे जितना पे करना चाह रहे हो उससे भी सेटिस्फाइड हो, सो उसी को बोलेंगे फ्री कंसेंट. Consent would be considered as free consent if, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. ये 5 बड़े हैवी वर्ड्स हैं आपके लिए अभी के लिए, और अभी जब चैप्टर 3 करेंगे, यूनिट 3 करेंगे, तो बड़े इजी बन जाएंगे. Why? इन सभी टर्म्स को आप यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ोगे. यानी कि फ्रॉड क्या होता है? धोखाधड़ी. कोवर्जन का मतलब क्या है? यहाँ पे जब कोई थ्रेट का यूज करके आपको डरा के और धमका के, मे बी ऑन अ गन पॉइंट, आपको बोले कि कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड कोवर्जन. डरा के धमका के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आना. अगर ये कोवर्जन है मेरे पास, तो क्या मैं सामने वाली पार्टी का फ्री कंसेंट ले रही हूं? नहीं, मैंने तो थ्रेट से डरा के उसको एंटर करवाया कॉन्ट्रैक्ट में. लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ इट. सपोज आई आस्क यू ऑन अ गन पॉइंट, आपके सर पे गन रख के, कि अपने मोबाइल फोन्स मुझे दे दो, बदले में आई पे यू ऑल्सो फॉर दैट. आप रेडी नहीं है, क्या करेंगे? डर के मारे फोन दे देंगे और मे बी आई गिव यू लेसर अमाउंट. तो आप रेडी नहीं थे उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. उस टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए मेरे साथ, क्योंकि आपको डर था, मेरे हाथ में गन थी. बट लॉ ने ना अभी भी आपको राइट दिया हुआ है
कि आप अभी भी मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हो, यानी कि नल बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। अभी कोवर्जन का मतलब क्या है? थ्रेट, यानी कि डरा के, धमका के कोई भी आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो नीचे लिखे गए जितने भी 5 वर्ड्स है प्लीज राइट डाउन। कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इन 5 रीजंस की वजह से आप दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट नहीं होता। और फ्री कंसेंट कब होगा? जब ये सारी 5 आइटम्स हट जाएंगी तब। फ्री कंसेंट यानी कि दोनों की मर्जी कब होगी? ऊपर सारे लोग दिख रहे हो, देख सकते हो आप लोग, इन सभी लोगों का फ्री कंसेंट है। किसी को कोवर्जन से, फ्रॉड से, मिस्टेक से, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में इनको नहीं लाया गया। करेक्ट? आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई थिंक ये आपके लिए न्यू हो सकते हैं, जैसे कि मिसरिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई बात बोलना या लिखना, और मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत तरीके से बोलना और लिखना। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और आपने जो बैलेंस शीट प्रेजेंट किया अपनी, उसकी फिगर्स बिल्कुल गलत है। आपने उसमें विंडो ड्रेसिंग कर दी, आपने लॉसेस दिखाए नहीं, प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखा दिए, तो ये गलत बात है ना। दिस इज व्हाट यू कॉल मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड फ्रॉड, वी ऑल नो, धोखाधड़ी करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाना, अपना फायदा हो और सामने वाले का नुकसान हो, ये भी गलत है। इसमें कोई फ्री कंसेंट नहीं होती सामने वाले की। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। मिस्टेक को भी हम आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में करेंगे। बेटा मिस्टेक भी 2 तरह की होती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक मिस्टेक ऑफ लॉ। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी सेकेंड एसेंशियल क्या था? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट की लीगल टर्म आज हमने क्या पढ़ी है? कंसेंसस एड आइडम। दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट तब होगा जब नीचे लिखे गए 5 शब्द नहीं होंगे आपकी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, यानी कि फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब फालतू में किसी का फायदा उठाना, किसी को इन्फ्लुएंस करके, किसी को गलत मोटिवेट करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लो। और ऐसा आप तब कर सकते हो जब आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि सामने वाले की विल को डोमिनेट कर पाओ। आई नो दीज टर्म्स एंड दीज सेंटेंसेस आर टू डिफिकल्ट फॉर यू अभी के लिए, बट जैसे ही मेरा यूनिट 3 शुरू होगा आप इन चीजों के बारे में डिटेल मुझसे पढ़ोगे, देन इट विल बिकम रियली इजी फॉर यू। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस सब्जेक्ट इज नॉट टफ एट ऑल अगर आप इसको ध्यान से और मन लगा के पढ़ोगे और राइट तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने और सेट किया आपके लिए टू मेक दिस क्लास एंड सेशन मोर इंटरेस्टिंग। सो आई हैव एन एग्जाम्पल। नीचे आप एक रेड कार्ड देख रहे हैं और मैं आपको दे रही हूं एक फ्री कंसेंट का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? एक है मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? हु ओन्स 2 कार्स। इस मिस्टर ए के पास 2 गाड़ियां हैं, एक है रेड कार और दूसरी होगी ब्लैक कार। तो मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास और बोला who owns 2 cars is selling red car to B। मिस्टर ए के पास 2 गाड़ियां हैं, वो एक गाड़ी जो रेड वाली कार है वो बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को, और बी को पता है क्या लगा? दैट ही इज परचेजिंग द ब्लैक कार। मिस्टर ए तो बात कर रहे थे रेड कार के बारे में और मिस्टर बी क्या समझ रहे थे? ब्लैक कार। यानी कि ये दोनों पर्सन सेम सेंस में नहीं समझ रहे। एक के बोलने का तरीका कुछ और है, ये भी इस तरीके से बोला कि क्लैरिटी नहीं थी, सामने वाले को लगा कि ब्लैक कार है। तो क्या होता है जब दोनों लोग सेम चीज के बारे में नहीं सोच रहे तो वो कंसेंसस एड आइडम नहीं है, यानी कि फ्री कंसेंट नहीं है। देयर इज नो कंसेंसस एड आइडम मींस देयर इज नो फ्री कंसेंट। और अगर फ्री कंसेंट नहीं होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सेकेंड एसेंशियल क्या है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। तो ये जो गाड़ी है, जो आप रेड कार आप यहां पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं सोचा था मिस्टर बी ने, ही वाज थिंकिंग अबाउट द ब्लैक कार। दोनों पार्टीज किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट दिस agreement will not convert into a contract।
Is it ready? Oh, so sorry. Is it clear? Let's move on to the third essential, which is capacity of the parties. Capacity का मतलब होता है competency, यानी कि capability of parties. लास्ट वाले सेशन में हमने ये लिखे भी थे पॉइंट्स कि कौन कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं. कैपेसिटी जज करने के लिए हमारे पास नीचे गिवन 3 पॉइंट्स हैं. अगर ये 3 पॉइंट्स में एक पर्सन फिट बैठता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के काबिल है, नहीं तो नहीं बनाएगा. अब इन तीनों को भी आपको डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूं. सो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मींस लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब आप कितने केपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. क्या 16 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? नहीं आ सकता. 18 इयर्स का होना चाहिए तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो. आपको पता है शादी करने की क्या एज होती है? 21. तो अगर मैं मान रही हूं 21, आपको क्या लगता है शादी करने के लिए आपको 21 इयर्स का होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आप 18 साल के काफी हैं? तो ये मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला है? लॉ ने बोला है. देयर आर सम फॉर्मेलिटीज फॉर एवरीथिंग, राइट? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 ने हमें बताया है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. सेक्शन 11 किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का. इन्होंने बोला वही पर्सन कॉम्पिटेंट है, वही पर्सन केपेबल है जो एक एज ऑफ मेजॉरिटी में आ चुका है. ठीक है? एज ऑफ मेजॉरिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? 18. और शादी करने के लिए वेरी नाइस. दूसरा आता है पार्ट बी, अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड. खैर अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगी, मैं लास्ट सेशन में बता चुकी हूं, अभी डिटेल में हम करेंगे. देन आई एम गोना टेल यू कि साउंड माइंड का पर्सन कौन है. राइट? एनीवन हु वांट्स टू आंसर? परफेक्ट. व्हाट्स योर नेम? ग्रेट, गुड, याद है आपको. नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर सी, हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ. किसी भी लॉ ने उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई ना किया हो कि आप फ्यूचर में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. ऐसे किसी पर्सन के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे. आइए इसको और समझने के लिए हम इसको डिटेल में अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. अब कैपेसिटी जज कर रहे हैं, ये दोनों पर्सन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, तो हमें देखना है कि क्या ये लोग केपेबल इनफ है या नहीं. तो जितनी भी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए ना अभी, 18 इयर्स का, साउंड माइंड का होना चाहिए और किसी लॉ में उसको डिस्क्वालिफिकेशन ना मिली हो, ये तीनों पॉइंट्स होने चाहिए तभी वो पर्सन केपेबल है. अदरवाइज वो पर्सन केपेबल नहीं है. तो जो बाकी सारी दो नीचे वाली चीजें ठीक है, बट वो 17 इयर्स का है या आपकी बर्थडे आने में अभी भी 2 दिन बाकी हैं, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे. ओके, अब हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे फर्स्ट पॉइंट को, कैपेसिटी जज करने के लिए. माइनर, क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? नहीं आ सकता. जो 18 ईयर ओल्ड है उसको हम मेजर कंसिडर करेंगे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और यही पर्सन जो 18 इयर्स का हो गया है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है. राइट? अब एक माइनर है अगर, यानी कि जो 18 इयर्स से कम है, क्या उसकी भी कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए? अगर आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइड. वॉइड मीन्स यूजलेस. बना तो लिया आपने, बनाओ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लॉ की आइज में सपोर्ट नहीं करेगा. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. डे 1 से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. अब एक चीज मैं आपको और बताती हूं, ध्यान से समझना. आपने एक 17 ईयर बॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अब 1 साल बाद वो बॉय 18 इयर्स का हो गया, तो क्या वो पर्सन अब ये बोल सकता है कि पहले जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो मैं 17 का था, बट अब तो मैं 18 इयर्स का हो गया हूं ना, तो अब उसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे क्या आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला दैट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने 17 इयर्स की एज में बनाया था वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है डे 1 से, और आगे आने वाले टाइम में भी उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे. अगर आपको उसी सेम पर्सन से जो 18 इयर्स का हो गया अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाइए.
वो वाला कॉन्ट्रैक्ट को आप रैटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि अप्रूव नहीं कर सकते 18 ईयर्स का हो जाने के बाद। ओके, अब माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैंने बात बोली, अब इसको पिक्चर की हेल्प से पढ़ेंगे। हु इज अ माइनर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट इंडियन मेजोरिटी एक्ट, हमारे देश में और बहुत सारी एक्ट्स हैं, तो मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन 18 ईयर्स का हो गया है उसी को हम बोलते हैं मेजर। अदरवाइज उसको हम दूसरे पर्सन को क्या बोलेंगे जो 18 का नहीं है? माइनर। सेक्शन 11 हमें क्लियरली बताता है कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट केपेबल इनफ, मेजर होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के काबिल। एंड इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, अगर आप लोग माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो माइनर तो बच जाएगा ये बोल के कि मैं तो 18 ईयर्स का नहीं हुआ, लेकिन आप लोग नहीं बच पाएंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सब आपकी। माइनर हमेशा ये कह के बच जाएगा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ये कह के बचना दैट आई एम अ माइनर, आई हैव नो राइट्स इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, राइट? सो विद अ माइनर अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा void ab initio। प्लीज राइट डाउन दिस लीगल टर्म, void ab initio या फिर inoperative ab initio। ये जो ab initio वर्ड है ये लीगल टर्म है और इसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द स्टार्ट ही वो कॉन्ट्रैक्ट void होगा, यूजलेस होगा। सो void ab initio मीन्स void from the beginning। please write down everybody, and जो भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। सेपरेट नोटबुक्स आपने आई थिंक लगाई होंगी लॉ के लिए, प्लीज मेक ऑल योर नोट्स इन दैट। Void ab initio is equal to void from the beginning. Ab initio means from the beginning. So ये पार्ट अभी हमने कंप्लीट किया है। कैपेसिटी जज करने के लिए माइनर को अगर हम देखें, माइनर इज नॉट एट ऑल कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। A person who is of sound mind, who is of 18 years of age and जो लॉ ने भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, वो ही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आने के काबिल है। माइनर, बिग नो। Point number 2, a person of sound mind, as discussed in the earlier session also, sound mind का person एक ऐसा person है जो जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, सामने वाला पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बनाने से क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स को भी समझ पाए कि कॉन्ट्रैक्ट बना के होगा क्या, उसी पर्सन को हम बोलते हैं एक साउंड माइंड का पर्सन। एज टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अनसाउंड माइंड का पर्सन होना इट्स नॉट अ डिजीज बट इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अगेन आई एम रिपीटिंग, अनसाउंड माइंड जो इसका ऑपोजिट पर्सन है, ये होना इज नॉट अ डिजीज बट इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड कि दिन के उस घंटों में मे बी आपकी तबीयत खराब है, मे बी आपने कुछ इंटॉक्सिकेंट्स का कंजम्पशन किया है और मे बी यू आर नॉट गुड एट योर हेल्थ। इन सारी रीजंस की वजह से हम मान सकते हैं कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। क्या अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? नो, नेवर। जो पर्सन समझ ही नहीं पा रहा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन और उसके आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि उसके इम्प्लीकेशंस, दैट पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट एट ऑल फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक छोटा इमेज है आपके लिए। एक पर्सन मॉर्निंग में भी फ्रेश उठा है, ही इज रेडी टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब शाम को क्या है, मे बी ही हैज कंज्यूम्ड सम इंटॉक्सिकेंट्स और मे बी ही इज ऑन सम मेडिकेशंस, या तबीयत खराब हो गई, तो दिन के उस घंटे में मे बी 6 या 7 बजे, मे बी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी पर्सन, बट मे बी दिस पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट इन इवनिंग। तो हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब बनाएंगे? मॉर्निंग,
when this person is of sound mind and he can understand the terms and conditions and the implications of the contract. अब इसकी explanation करते हैं. It requires that a person to be of a sound mind means he should be in a senses. वो अपनी senses में है कि वो ये 2 points समझ पाए. पहला, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लीकेशंस यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स को अच्छे से समझ पा रहा है. तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना उसके साथ. समझे तो वो सही कॉन्ट्रैक्ट को है क्या. एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ये 2 चीजों को समझ पा रहा है. कॉन्ट्रैक्ट को भी अंडरस्टैंड कर पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट की आफ्टर इफेक्ट्स को भी हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. तभी हम एक साउंड माइंड के पर्सन हैं. अच्छा, इसके ऑपोजिट पर्सन को मैंने बोला अनसाउंड माइंड का पर्सन. क्या इसके और भी कुछ नाम है? बिल्कुल. इसको हम लुनेटिक बोल सकते हैं, इसको हम इडियट बोल सकते हैं या ड्रंकन पर्सन बोल सकते हैं. इस स्टेट पे आप कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते बिकॉज लॉ इस तरह के स्टेट को, इस तरह के स्टेट में जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको वैलिड नहीं मानता है. तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स है, साउंड माइंड के ऑपोजिट वर्ड्स हैं. यूके पेपर में लुनेटिक्स भी आ सकता है, अनसाउंड भी लिखा हुआ आ सकता है, एन इडियट और अ ड्रंकन पर्सन, ये सब वर्ड्स लिखे आ सकते हैं हमारे पेपर में. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3. जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 3 पॉइंट्स हैं जज करने के लिए. कैपेसिटी, पहला मेजर, दूसरा साउंड माइंड और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ. कभी भी किसी लॉ ने किसी पर्सन को बोल दिया भैया आप डिस्क्वालिफाइड है, रीजन आपने कुछ क्राइम किया, आपने कुछ गलत किया है, तो फ्यूचर में आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. या फिर फ्यूचर में कुछ सालों के लिए, कुछ महीने के लिए या कुछ दिन के लिए, जितने भी टाइम के लिए आपको पनिशमेंट मिली है, जितना बड़ा आपका लेवल ऑफ ऑफेंस था, फ्रॉड था, क्राइम था, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिली है और लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया. इस डिस्क्वालीफाइड पर्सन के साथ क्या हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? सोचो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है. दिस इज द इमेज फॉर यू. यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन. ये जो पर्सन है ये है कंपनी का डायरेक्टर. एज टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लास ऑल्सो, एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी में तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 की बहुत सारी बताई गई ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता है. डायरेक्टर बनना इज नॉट एन इजी टास्क. यू नीड टू फॉलो सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव टू फॉलो सो मेनी ऑब्लिगेशंस. अगर आपने कोई गलत पेपर पे साइन लगा दिए मीन्स वो फॉर्जरी का केस बन गया. गलत पेपर पे जानबूझ के साइन लगाए तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के भी ऑपोजिट चला गया, उसको भी क्रॉस कर दिया हमने, तो पनिशमेंट लग गई. कहां मिली? कौन सी एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 में. अब एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, इनको बोला गया है फ्यूचर में आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं रह सकते, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. तो इस पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? नहीं बना सकते. सो अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसको किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं. व्हाट इज अ कॉम्पिटेंट कोर्ट? कॉम्पिटेंट कोर्ट हो सकता है एक केस जहां भी जिस भी कोर्ट में गया है उसके लिए जो रेलेवेंट कोर्ट है उसको हम कॉम्पिटेंट कोर्ट बोल सकते हैं. यू कैन टर्म इट एज सुप्रीम कोर्ट, एज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. जो भी केस जिस भी कोर्ट में गया है पर्टिकुलर कोर्ट में, उसको हम उस टाइम पे कॉम्पिटेंट कोर्ट बोल सकते हैं. राइट? अब जो कंपनीज के सारे मैटर जिस कोर्ट में जाते हैं, कंपनीज के लिए जिस हम कोर्ट को कंसिडर करते हैं वो कौन सा है? NCLT. NCLT प्लीज लिखिए. कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर कंपनीज इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर कंपनीज. वहां पे कंपनीज से रिलेटेड सारे मैटर्स फाइल होते हैं और यही डिसीजंस लेते हैं.
National Company Law Tribunal. Megha Agarwal, is it audible? You have any doubts? Please let me know. You will get the notes. Everything is written in my notes. Okay. सो अभी ये जहां पे हमने खत्म किया है, कौन कौन से ऐसे पर्संस हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं, तो पेपर में ये 3 नाम आपके सामने आ सकते हैं। एमसीक्यूज का पेपर अगर जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो सच पर्संस आर एलियन एनिमी, यानी कि जो दूसरी कंट्री के सिटीजन्स हैं, फॉरेन सॉवरनर्स जो दूसरी कंट्री के कुछ चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, या दूसरी फॉरेन कंट्री इनको बहुत फायदे दे रही है, ठीक है, तो ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते फॉर द टाइम बीइंग। कुछ टाइम के लिए इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनको क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है कन्विक्ट्स, जो कोई भी क्राइम करते हुए, कोई भी ऑफेंस करते हुए पकड़े गए हैं, कन्विक्ट्स। इनकी सबके साथ ही आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। द बिग रीजन इज दैट ऑल दीज पीपल आर डिस्क्वालिफाइड फॉर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। So these are the disqualified persons. Point number 4. Fourth essential, as per section 10 of Indian Contract Act 1872, क्या बोला जाता है? Consideration क्या होता है? Something in return. Yes. अगर आप किसी को कुछ भी बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं बर्गर किंग में, आपने एक बर्गर ऑर्डर किया, बर्गर खरीदने के बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? मनी देना पड़ेगा। क्या आप फ्री में वहां जाके बैठ के बर्गर्स खा के आ सकते हैं? मैकडॉनल्ड्स में जाके फ्री में बर्गर खा के आ सकते हो? नहीं। कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, तो यू हैव टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो बना, आप बर्गर ले रहे हैं, उन्होंने आपको ऑफर किया, बदले में आप क्या दे रहे हैं? कंसीडरेशन, मींस मनी, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल कंसीडरेशन। इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? समथिंग इन रिटर्न। तो कंसीडरेशन मींस गिव एंड टेक, एक हाथ दे एक हाथ ले। आपने पैसे दिए, बदले में बर्गर मिल गया, ठीक है। So consideration means something in return, और easy language में और easy बनाने के लिए you can consider it as give and take। चलिए, अब consideration की भी आज हम आपको legal terms बता देते हैं। Consideration means quid pro quo। Free consent क्या था? Consensus ad idem। और useless contract जो day one से useless है वो क्या है? Void ab initio। और तीसरी legal term आज हमने पढ़ी है quid pro quo, which means something in return is equal to consideration. Now, अब से सपोज मैं अभी आपके सामने बर्गर किंग का एग्जाम्पल लिया, आप लोगों ने बर्गर लिया, बर्गर लेने के बदले में, प्लीज गाइज आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ये बर्गर लेने के बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है? मनी। जब आपकी पॉकेट से इतने सारे पैसे जा रहे हैं तो आपको बुरा लगता है? ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं कंसीडरेशन के। व्हेन यू हैव टू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन, तो वो सारे नेगेटिव वर्ड्स आपके लिए कंसीडरेशन है, बिकॉज वो आपको देने हैं, ठीक है। और जब जिसको पैसे आप दे रहे हो, बर्गर किंग में आपने पैसे दिए, मे बी 40 रुपीज आपने दिया एक बर्गर का, आई एम टेकिंग एज एग्जाम्पल, तो जिसको कंसिडरेशन मिल रहा है उसके लिए सारे पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है, उसको बेनिफिट हुआ है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको राइट मिला, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। तो बेटा कंसिडरेशन कभी किसी के लिए तो पॉजिटिव हो सकता है, और साथ में ही दूसरे पर्सन के लिए जिसकी जेब से जा रहा है उसके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। लेट्स हैव अ लुक। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ, लॉ के सेंस में अगर हम कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं, मे कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, यानी कि जिस पर्सन को मिल रहा है ना उसके लिए राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। टू वन पार्टी, अक्रूइंग टू वन पार्टी मीन्स एक पार्टी का तो फायदा है कंसिडरेशन से, और वहीं जिसको देना पड़ रहा है कुछ
उसका नेगेटिव कंसिडरेशन है. यू कैन से इट एज फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारे वो वर्ड्स हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपको किसी के लिए कुछ करना पड़ रहा है, सफर किया है आपने, रीजन आपके जेब से, पॉकेट में से पैसे जा रहे हैं. और ये सारे नेगेटिव टर्म्स जब आपको देना पड़ रहा है, एंड पॉजिटिव टर्म्स जब आपको मिल रहा है. तो कंसिडरेशन कैन बी रेड इन दीज टू टर्म्स. दो कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम इसको पढ़ सकते हैं, और इसी को बोलते हैं एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द टर्म्स ऑफ लॉ. किसी एक पार्टी के लिए तो प्रॉफिट, किसी दूसरी पार्टी के लिए लॉस, और ऐसे सारे पॉजिटिव रिलेटेड सिनोनिम्स हैं यहां पे. ओके, देखिए, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. एक है सेलर और दूसरा है बायर. सेलर एक ऐसा पर्सन है, कोई सामान बेच रहा है, इसकी शॉप हो सकती है, मे बी ही इज सेलिंग द शू, मे बी ही इज सेलिंग क्लोथ्स. ओके, एक बायर है जो उस शॉप पे सामान खरीदने आया है. अब अगर सेलर बायर को ये पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं, अब बायर सर्विस खरीदने के बदले में पैसे दे रहा है, तो ये जो बदले वाली चीज है, यानी कि समथिंग इन रिटर्न है, इसी को तो बोलोगे कंसीडरेशन. समथिंग इन रिटर्न, दैट्स व्हाट यू कॉल कंसीडरेशन. इजंट इट इजी? लॉ का सब्जेक्ट ही इजी है, हम इसको इजी बना के पढ़ते हैं, हम इसी तरह से पढ़ेंगे. वन मोर एग्जाम्पल. ओके, अभी मैं पूरी इमेजेस नहीं आपको दिखा रही हूं, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं क्लास में. चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं. अभी सेलर और बायर का किया, अभी एक और अच्छा एग्जाम्पल करेंगे कंसीडरेशन करने के लिए. तो एग्जाम्पल में एक ये आपको लड़का दिख रहा है, इसका नाम हम ए रख देते हैं. अभी एक और लड़का यहां पे दिखेगा, उसका नाम हम बी रखेंगे. सो ए अग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी. 100 रुपए में ये जितनी भी बुक्स देख रहे हैं आप, ये ए बी को देने का ऑफर कर रहा है. अब बी को क्या करना है? उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है. सो बी इज प्रॉमिस टू पे 100 इज द कंसीडरेशन. ए ने बी को बोला कि मैं आपको बुक्स ऑफर कर रहा हूं, बदले में बी ने बोला, दिस पर्सन इज बी, इसने बोला मैं आपको बुक्स के बदले में 100 रुपीज दूंगा. तो बुक्स के बदले में जो ये 100 रुपए हैं वो क्या है? कंसीडरेशन. और उल्टा कर दो इसको, पैसे के बदले में जो बुक्स है वो क्या है? कंसीडरेशन. तो जिस पार्टी को जब मिल रहा है ना, वो उसका प्रॉफिट है, पॉजिटिव वर्ड्स है, बेनिफिट है, इंटरेस्ट है, एनीथिंग विच इज पॉजिटिव. और जिस पार्टी को देना पड़ रहा है वो सारे नेगेटिव टर्म्स ले लो, फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, नेगेटिव टर्म्स. जब आपके पास से जा रहा है तब, लेकिन नहीं आपको मिल भी रहा है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं ये सेम कंसीडरेशन एक पार्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, एक पार्टी के लिए नेगेटिव भी. अगर मैं बुक्स को कंसीडरेशन दे रही हूं तो वही बुक्स एक के लिए पॉजिटिव है, एक के लिए नेगेटिव है. अब मैं अगर वही मनी ले रही हूं तो ये मनी एक के लिए पॉजिटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव. एक कंसीडरेशन को अगर मैं उठा रही हूं तो, ठीक है. ओके, तो फोर्थ एसेंशियल भी आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया. Let's start in just 15 seconds break. Okay? Okay, guys. Let's begin with point number 5. Your first important essential as per Section 10 of Indian Contract Act 1872, which is lawful consideration and lawful object. Consideration तो अच्छे से समझ में आ गया. Something in return. आप सामान देते रहे हो एक सामान के बदले में. आप कहीं से बुक्स खरीद रहे हो, यू आर परचेजिंग अ कार, यू आर परचेजिंग अ रेफ्रिजरेटर, एंड बदले में यू आर गिविंग मनी. बट जो भी कंसीडरेशन आप दे रहे हो, क्या वो लीगल होना चाहिए? क्या वो लॉफुल होना चाहिए? यस, इट नीड्स टू बी लॉफुल, इट नीड्स टू बी लीगल. सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो पैसे दे रहे हैं वो ब्लैक मनी में से दे दो, तो ब्लैक मनी में से पैसे देना जो कंसीडरेशन है मनी, is it lawful? No. If I say I am giving you some money, money देना तो लीगल है ना, बट बदले में आप मेरे लिए स्मगलिंग करें, मर्डर करें किसी का, किसी को चोट पहुंचाए, इंजरी पहुंचाए, किसी को हार्म हो जाए,
क्या ये लीगल है? नो, नॉट एट ऑल। इसलिए कंसिडरेशन कभी भी हो हमेशा लीगल होना चाहिए। दूसरा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि मेन मुद्दा क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, मीन्स किस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड ऑल्सो बी लीगल। ओके, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द कंसिडरेशन, दो पॉइंट्स है यहां पे, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न एंड ऑब्जेक्ट मीन्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। तो अगर ये दोनों चीजों की मैं बात करूं, दे मस्ट बी लॉफुल, चाहे कंसिडरेशन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये दोनों चीजें लीगल होनी चाहिए, यानी कि लॉफुल होनी चाहिए, एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये दोनों ही चीजें अगर लॉ ने प्रोहिबिट यानी कि रोक लगाई है, लॉ ने मना किया है कि ऐसी कंसिडरेशन आपको नहीं लेनी, ये बैन है, तो आप वो वाली कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट भी नहीं ले सकते। और इट इज सच दैट इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के प्रोविजंस जो आप पढ़ रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, उनको डिफीट करे, यानी कि उनके अपोज जाए, उनके ऑपोजिट चले जाए, उनके बियॉन्ड चले जाए, तो वो भी सही नहीं है। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इंजरी, यानी कि कोई ऐसा कंसिडरेशन जो किसी को चोट पहुंचाए, इंजरी। बेटा इंजरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको चोट लग गया, ब्लड आ गया, नो, वैसी वाली इंजरी नहीं होती हमेशा। इंजरी कैन बी अ हार्म टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द पर्सन, मे बी किसी की प्रॉपर्टी चली गई, किसी की प्रॉपर्टी टूट गई, ये सारे इंजरीज भी हो सकते हैं किसी भी पर्सन को। किसी पर्सन को इंजरी नहीं होनी चाहिए और किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। मे इट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, मे इट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी ना पहुंचे, किसी पर्सन को इंजरी ना पहुंचे, या कोई भी ऐसा एक्ट आप ना करें, कोई भी ऐसा कंसिडरेशन आप ना चूज करना जो कि इमोरल है, विच इज अगेंस्ट आवर मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज यानी कि जब हम इंडिया में रह रहे हैं, सिटीजन्स हैं हम इंडिया के। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूं। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ का एक मॉरल प्रिंसिपल है, एक रिवाज है कि जितने भी बॉयज हैं, मेल मेंबर्स हैं, वो बड़ों के पैर छूते हैं, एंड आफ्टर मैरिज गर्ल्स भी पैर छूने लगती हैं इन लॉज की साइड के। तो ये यहाँ की मॉरल वैल्यूज हैं अगर मैं लेकर चलूं तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट के अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं जो हम आज एसेंशियल्स के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा इमोरल कंसिडरेशन ना लो जो एक्ट सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज मीन्स ऑपोजिट, एंड व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक मीन्स जनता। इंडिया की जनता के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज तो बनाई होंगी, ये सब चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होंगी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इट्स फॉर द जनरल पब्लिक ओनली, राइट? अगर इनके भी अपोज जाके हम कोई कंसिडरेशन ले रहे हैं तो वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन और वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला। लेट्स क्विकली रिवाइज। कोई ऐसा कंसिडरेशन ना हो जो लॉ की प्रोविजंस को डिफीट करे, यानी कि लॉ के प्रोविजंस के ऑपोजिट जाए। कोई भी ऐसा कंसिडरेशन ना लो जो कि फ्रॉड हो, किसी पर्सन को या किसी पर्सन के प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाए, जिसको कोर्ट मानता है कि ऐसा कंसिडरेशन तो इमोरल है, या फिर ऐसा कंसिडरेशन जो हमारी पब्लिक पॉलिसी, जनता के लिए बनाई गई, जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने जो बनाई है, उसके अगेंस्ट चले जाए और पब्लिक को नुकसान पहुंचे, ऐसा कुछ ना हो। ओके, अभी मैं सीधा लास्ट पॉइंट पे आ गई हूं, विच इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ऐसा कोई भी कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, अग्रीमेंट ना बनाए जो लॉ ने बोला कि वो वॉइड है। अग्रीमेंट्स भी बेटा बहुत तरह के हैं, वैलिड अग्रीमेंट्स, वॉइड अग्रीमेंट्स, इनफोर्सेबल, अनइनफोर्सेबल। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड मीन्स ऐसा अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू must be not be which the law declares either illegal or void। एक बार लॉ ने किसी भी तरह के अग्रीमेंट को बोल दिया कि इस तरह का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करना इलीगल होता है। इलीगल चीजें पता क्या है? जिसमें कोई लीगल इफेक्ट ना हो, जो अनलॉफुल हो, जिसका कोई भी लीगल वजूद ना हो।
या फिर लॉ ने अगर किसी को बोल दिया कि ये वॉइड है यानी कि यूजलेस, ऐसे अग्रीमेंट्स आप बिल्कुल मत बनाना। दोबारा से रिपीट करते हैं, किसी भी लॉ ने अगर बोल दिया कि ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट्स वॉइड है या इलीगल है, ऐसे अग्रीमेंट्स आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट, एन इलीगल अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ध्यान से समझना, मैंने जब आपको लास्ट क्लास में, लास्ट खत्म ही हो रहा था सेशन, आई टोल्ड यू कि अग्रीमेंट्स दो तरह से बनाए जाते हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। यस, बहुत सारे बच्चों को याद है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना है ना, तो या तो एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, बोलोगे या लिखोगे। तो एक्सप्रेस में भी दो पॉइंट्स थे, ओरल एंड रिटन। और अगर मैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह से बनाए जाते हैं, बाय एक्ट एंड बाय लॉ। अभी इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद है और कुछ जिनको याद नहीं है उनके लिए है ये। अगर आपको एक्सप्रेस करना है, अपनी कोई बात बतानी है, कम्युनिकेट करना है, तो हाउ विल वी डू? वी विल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, यानी कि बोल के भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल लीगल है, लॉ बोलता है ओरली भी बना सकते हो। और दूसरा तरीका, कॉन्ट्रैक्ट को लिख लो, टर्म्स एंड कंडीशंस पेपर पे नोट करो, अग्रीमेंट बनाओ, प्रॉपर अग्रीमेंट, और दोनों पार्टीज उस पर साइन कर देंगी। ये है रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आती है कैटेगरी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी कि बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और लिख के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, एक्सप्रेस को बाहर कर दो, क्या बचा? इंप्लाइड। इंप्लाइड में दो तरीके, facial expressions, I mean to say, in fact you mean to say by act. yes, act मतलब आपके कंडक्ट से, आपके बिहेवियर से भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो। आपने बोला नहीं, आपने लिखा नहीं, तो क्या किया? योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर बॉडी जेस्चर्स, योर बॉडी मूवमेंट्स, इवन आपके एक्सप्रेशंस, आपके इमोशन से भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग, कितने लोग रेलवे स्टेशन गए हैं? ओके, जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे, बाहर रेलवे स्टेशन पे ही बहुत सारे कुली हमारे सामने आ जाते हैं। अब बहुत सारे कुली हमारे सामने आ गए और आपका लगेज, आप कैब से उतरे, आपका लगेज वहीं पे पड़ा है। अब एक कुली आता है और आपसे पूछा भी नहीं और आपकी तरफ बस देखा और आपका लगेज उठा के चल पड़ा और आप उसके पीछे पीछे वॉक कर रहे हैं, राइट? अब इसका मतलब क्या था? कुली ने आपको ऑफर किया है, बोल के किया है? नहीं। लिख के किया है? नहीं। कैसे किया है? अपने एक्ट से। आपका लगेज उठाया उसने, वो उसका एक्ट था, उसका बिहेवियर था, उसका कंडक्ट था, ठीक है? और चलने लगा और आपने भी कुछ नहीं बोला और आप उसके पीछे चलने लगे, यानी कि ऑफर का आपने एक्सेप्टेंस दे दिया। अब आपका प्लेटफॉर्म आया, जिस भी प्लेटफॉर्म में आपने जाना था उसने आपका लगेज उतारा, तो क्या आप ऐसे ही ट्रेन में चढ़ जाएंगे? नो। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अ रीजनेबल अमाउंट टू दैट कूली, जो उसके पैसे बनते हैं। व्हाई? बिकॉज उसने आपको ऑफर दिया और आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसको बोलते हैं इंप्लाइड वे में कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ना बोला ना लिखा, इंप्लाइड वे में, फर्स्ट कैटेगरी में, कंडक्ट वाली कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपने। अब इसका एक और पार्ट बचा है, विच इज बाय लॉ। कभी कभी आपने बोला भी नहीं, कभी कभी आपने लिखा भी नहीं, इवन आपने एक्ट से भी नहीं बताया, तो कौन आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देगा? लॉ आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देगा। अब किसी ने बोला था माइनर्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनर बनने के लिए, लॉ ने बोला। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला कि पार्टनर्स भी प्रॉफिट के लिए, सॉरी, माइनर्स भी प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है? पार्टनर्स ने थोड़ी ये रूल बनाया, ये तो एक्ट ने, ये तो लॉ ने बनाया। तो कभी लॉ आपको अगर बोले कि कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर गए या हो सकते हो, तो उस तरह के अग्रीमेंट्स भी बन सकते हैं इंप्लाइड वे में, ठीक है? तो पहला बोल के या लिख के एक्सप्रेस के अंदर आता है, ठीक है? दूसरा बाय एक्ट और बाय लॉ इंप्लाइड वे में आता है। तो यहां पे मैंने क्यों बताई ये टर्म्स, ये वर्ड्स यहां पे दोबारा से यूज किए गए हैं। अ लीगल अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है विच इज एक्सप्रेसली, यानी कि बोल के और लिख के
या फिर इम्प्लाइडली यानी कि बाय एक्ट और बाय लॉ प्रोहिबिट किया गया है। लॉ ने बोल के या लिख के प्रोहिबिट किया है कि ये अग्रीमेंट इलीगल है, या फिर लॉ ने एक्ट से और अपनी भाषा से लिख के आपको बताया है कि दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट इज इलीगल। तो क्या इलीगल अग्रीमेंट्स वैलिड है? नो, लॉ ने उसको मना किया है, यानी कि लॉ ने उसको प्रोहिबिट किया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इलीगल अग्रीमेंट्स वो अग्रीमेंट्स हैं जो लॉ ने बोल के या लिख के या फिर एक्ट से हमें बताया है कि ये प्रोहिबिटेड है, और ऐसे लॉ के मना किए हुए अग्रीमेंट्स को हम नहीं फॉलो कर सकते। और अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने चले गए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये मेरा लास्ट एसेंशियल है कि कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, वो अग्रीमेंट ऐसे होने चाहिए जो वॉइड ना हो, जो लॉ ने डिक्लेयर ना किए हो कि ये वॉइड हो। सही अग्रीमेंट्स आपको बनाने हैं, प्रोहिबिटेड अग्रीमेंट्स आपको नहीं बनाने। एग्जाम्पल, थ्रेट टू कमिट मर्डर। आप किसी को बोलो मैं मर्डर कर लूंगा या मर्डर कर लूंगी, इज इट राइट? कमिटिंग मर्डर, कमिटिंग सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम, राइट? सो थ्रेट टू कमिट मर्डर, कि आप मर्डर कर दोगे किसी का, और मेकिंग और पब्लिशिंग डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स। डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं किसी के भी खिलाफ जो आप किसी की इमेज, किसी की रेपुटेशन डाउन करने के लिए बोलते हो या कहीं छाप देते हो। तो किसी पर्सन के बारे में अगर आप कुछ गलत छाप दो, कुछ गलत बोल दो, तो ये भी क्राइम है, दिस इज इलीगल। ऐसे कोई अग्रीमेंट्स मत बनाना किसी के भी साथ, क्योंकि इनको लॉ सपोर्ट नहीं करता। किसी का मर्डर करना, रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी का मर्डर करने का अग्रीमेंट या फिर किसी के खिलाफ कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स पास करने का या लिखने का या पब्लिश करने के अग्रीमेंट्स, ऑल आर वॉइड और यू कैन से इलीगल, जिनको लॉ सपोर्ट नहीं करता। ऐसे अग्रीमेंट्स नहीं बनाने, बिग नो फॉर दिस। नेक्स्ट आता है अग्रीमेंट, कुछ और एग्जांपल्स हैं। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, trading means buying and selling of goods and services in the market. And in restraint of marriage, what is the meaning of this particular word restraint? यानी कि रोक लगाना। आप लोग सीए बन जाओगे, क्या आपको कोई रोक सकता है कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस मत करो, अपनी खुद की फर्म मत खोलो, इस कंपनी में काम मत करो? कोई ऐसा अग्रीमेंट अगर बना रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप गलत है, वो आपके लिए ऐसे अग्रीमेंट्स वॉइड है। नेक्स्ट, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सबका राइट है अपनी पसंद से शादी करने का, अपने लिए करेक्ट और अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने का। कोई आपको फोर्स कर सकता है कि आप कभी शादी मत करो या इस पर्टिकुलर पर्सन से कभी शादी मत करो? नो, इट्स योर राइट। तो इस तरह के अग्रीमेंट्स भी किसी को रोके कि आप शादी नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर पर्सन से या फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, दिस इज ऑल्सो वॉइड। नेक्स्ट, लीगल प्रोसीडिंग्स। हर एक पर्सन का राइट है कि किसी के खिलाफ अगर कुछ भी गलत हुआ है ना, तो वो पर्सन लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि लीगल कार्यवाही कर सकता है। आप किसी को नहीं रोक सकते, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं बना सकते कि किसी पर्सन को रोका जाए कि आप किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही कभी ना करो। अगर उसने गलत किया तो आप करोगे, ये आपका राइट है, ये राइट आपको लॉ ने दिया है, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ ने दिया है आपको। ये एक फैक्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, राइट? एंड ऐसे कुछ और भी ऐसे अग्रीमेंट्स पढ़ोगे आप हमारे थर्ड यूनिट में आने वाले चैप्टर्स में, कि ऐसे कौन कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि वॉइड होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा ग्लिम्स था आपके लिए। अग्रीमेंट्स रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड यानी कि बिजनेस, सामान बेचना खरीदना, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। हर एक का राइट है अपनी पसंद से अपनी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी को ट्रेडिंग के लिए रोकने के लिए कोई अग्रीमेंट नहीं बनाना, मैरिज करने के लिए रोकने के लिए कोई अग्रीमेंट्स नहीं होते। नेक्स्ट, लीगल प्रोसीडिंग्स ना करो कभी किसी के लिए। रिस्ट्रेंट मतलब इन तीनों चीजों को रोकने के लिए आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। सो अभी तक हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टोटल कितने एसेंशियल्स कर लिए? 6 एसेंशियल्स कर लिए। अब क्या करना है आपको? अदर देन सेक्शन 10 हमारे पास और भी कुछ एसेंशियल्स हैं। आप लोगों को तो अपना रोड मैप अभी से पता होना चाहिए था ना
स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, आज का सेशन क्या है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कहने को ये टॉपिक मैं 10 मिनट में भी निकाल सकती थी, बट आई एम टेकिंग अ होल सेशन फॉर दिस बिकॉज दिस विल मेक योर बेस फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, ये वर्ड्स मैं बार बार आगे आने वाली यूनिट्स में यूज करने वाली हूँ। तो जब आप इसमें पक्के हो जाएंगे तभी हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। ओके हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें बेस बनाना है और वन गो में सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। ओके ओके, एज पर सेक्शन 10 हमने जो एसेंशियल्स पढ़े, क्या वो कंप्लीट है? क्या इतने ही होते हैं? नहीं, कुछ अदर देन सेक्शन 10 भी हमारे पास एसेंशियल्स है। आइए अब हम वही पढ़ेंगे। अदर देन सेक्शन 10 कौन से एसेंशियल्स हैं? तो क्या बोला जा रहा है, ऑल द अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट पढ़ा है ना आपने, सेक्शन 10 ने बोला कि सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स तभी बनेंगे जब वो फ्री कंसेंट यानी कि खुद की मर्जी से बनाए हो, ऐसी पार्टीज ने बनाए हो जो कि कॉम्पिटेंट पार्टीज हो। कॉम्पिटेंट कौन होते हैं? 18 ईयर्स अबव, साउंड माइंड का पर्सन एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ये पर्सन केपेबल है। इन लोगों ने बनाया है, अपने फ्री कंसेंट से बनाया है एंड लॉफुल कंसिडरेशन दे के बनाया है। लीगल कंसिडरेशन जो लॉ सपोर्ट करता है एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट था, जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, वो भी लीगल है, लॉफुल है। गाड़ी खरीदना, लैपटॉप खरीदना, बर्गर लेकर आना कहीं से, ये सब लीगल है। तो इसी तरह के आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना जो नॉर्मल कमर्शियल वर्ल्ड में चलते हैं। स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मर्डर, सुसाइड, ये सब बैन है, वॉइड है। इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने किया था, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये मेरा कंक्लूजन है। सेक्शन 10 तक पढ़ के मुझे पता चला कि कोई भी अग्रीमेंट बनाओ, ये सारे अग्रीमेंट्स, सॉरी, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, ये जो अभी अभी ऊपर फ्लैश हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी बुक्स में आपको कहीं पे भी नोट वर्ड दिखेगा, यानी कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। आप इन चीजों को ना स्टार मार्क करके अपनी बुक्स में लिखते हो, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है तो मेरे नोट्स में आपको ऐसा नोट दिखेगा। सो नोट क्या है आज के लिए? सिंस सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज सेक्शन 10 पढ़ के तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि और कौन से एसेंशियल्स हैं, इसलिए बोलते हैं सेक्शन 10 कंप्लीट नहीं है एंड इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मीन्स इसमें सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है, राइट? इट इज नॉट कंप्लीट एट ऑल। इसको कंप्लीटली पढ़ने के लिए कुछ अदर देन सेक्शन 10 के भी एसेंशियल्स हैं जो हमें साथ में मिलकर कंसिडर करने हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपके पास टोटल 11 एसेंशियल्स होने चाहिए। और आने वाली क्लासेस में तो हमारा ऐसा हो कि सारे टिप्स पे हो, मैं पूछूं आप बोलो नंबर बाय नंबर, एक एक एसेंशियल आपने मुझे बता दिया, ऐसी हमारी प्रैक्टिस रहेगी। ओके, फर्स्ट एसेंशियल अदर देन सेक्शन 10, मतलब इसके लिए सेक्शन 10 नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। अदर देन सेक्शन 10, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर हम इसको पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज? 2 पार्टीज। क्या एक अकेला पर्सन अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? एक अकेला पर्सन अपने आप बात भी नहीं कर सकता, कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता। कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें कोई चाहिए। क्या कोई ऐसा दिन गया है जहां पे आपने पूरा दिन किसी से बात ना की हो? तो कम्युनिकेशन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी दूसरा पर्सन हमें हमेशा चाहिए। अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट खुद ही बना लेना, ये तो बहुत बड़ी स्टूपिडिटी हो सकती है। ओके, ओनली वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। अपने आप से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पार्टीज, यानी कि मिनिमम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए। वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर। ऑफर प्लस एग्रीमेंट, सॉरी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऐसे ही बनता है मेरा अग्रीमेंट।
अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन्स। क्या ये भी कुछ नया है मेरे लिए? नहीं, हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं कि दो पार्टीज कैसी होनी चाहिए, नेचुरल पर्सन्स जिनका नेचुरल प्रोसेस से बर्थ हुआ है, लाइक वी ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 इन लोगों को, इन कंपनीज को एक्चुअली बहुत स्पेशल फीचर दिया है। उस फीचर का नाम है स्पेशल सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ने हर एक कंपनी को, कॉर्पोरेशंस को ये राइट दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। जैसे कि आप अपना खुद का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकते हो बीइंग अ कंपनी, मे इट बी पब्लिक कंपनी, मे इट बी अ प्राइवेट कंपनी और एनी XYZ कंपनी। ये सब अपने दम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के काबिल हैं। It is necessary to remember that identity of parties be ascertainable. Identity मतलब उनकी पहचान। उनकी पहचान उनको किसने दी है? नेचुरल पर्सन की हम सबकी पहचान है। और कॉर्पोरेशंस को किसने दी है? कंपनीज एक्ट 2013 ने। जैसे ही आपने एक कंपनी को रजिस्टर करा लिया, तब वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, और तभी उसको ये फीचर मिलेगा। बिना इनकॉर्पोरेशन के तो कंपनी सामने ही नहीं आती। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद वी विल गेट दिस स्पेशल फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी, अपनी खुद की पहचान होना। जो हम काम कर रहे हैं बीइंग अ कंपनी, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, और जो कंपनी के मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। सेपरेट लीगल एंटिटी है मेंबर्स की और कंपनी की। तो इसीलिए कंपनी भी अपनी खुद की पहचान होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, वी हैव एन एग्जाम्पल टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे एक होता है सेलर और एक होता है बायर। बच्चे ये आप पढ़ोगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, जो आपकी अगला चैप्टर होने वाला है। इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दो पार्टीज मिनिमम रहती हैं, दोनों का नाम सेलर और बायर होगा। यहां पे भी मिनिमम दो पार्टीज हैं, दोनों का नाम क्या है? ऑफरर एंड ऑफरी। तो अगर हम सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जहां पे एक सेलर है दूसरा बायर है, द सेलर एंड बायर मस्ट बी ऑफ टू अदर डिफरेंट पर्सन्स। ऐसा नहीं हो सकता सेलर भी एक ही है और बायर भी एक है, यानी कि अकेला पर्सन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट बना ले। देयर मस्ट बी टू सेपरेट पर्सन्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इजी पॉइंट था। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए, अकेला अपने आप के साथ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। This is the second essential. Parties must intend to create legal obligation. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हुए। आप कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर रहे हो, दोनों पार्टीज की बैक ऑफ द माइंड हमेशा इंटेंशन पता क्या हो? कि आप दोनों लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आ रहे हो। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करूंगा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इट्स ओके, आपने गलत किया, प्रॉमिस किया, तोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं बेटा, वो तो सोशल अग्रीमेंट हो गया, वो तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इंटेंड यानी कि इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट कर दी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, मुझे आपको बुक्स देनी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक्स लेने के बदले में यू पे मी सम मनी, राइट? तो इसी को बोलते हैं हम दोनों का अगर इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने के लिए, जो लॉ सपोर्ट करती है, तो लीगल ऑब्लिगेशन ही आपको राइट देता है कि अगर किसी ने तोड़ा तो आप केस भी फाइल कर सकते हो। ये जो डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस होते हैं इनमें ऐसा कोई राइट नहीं मिलता, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने का। एक एग्जाम्पल हमने किया था, फादर ने ऑफर किया अपने सन को पॉकेट मनी, हर महीने 500 रुपए देंगे, बट किसी महीने अगर 500 रुपए वो नहीं दे पा रहे हैं तो क्या बेटा पापा के खिलाफ केस फाइल कर देता है? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि उन दोनों का इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशंस में आने का, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट अगर बना रहे हो, दोनों पार्टीज का इंटेंशन क्या हो, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का. सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स आर नॉट एट ऑल इनफोर्सिएबल इन कॉन्ट्रैक्ट. इस तरह के अग्रीमेंट्स कोर्ट इन्फोर्स नहीं करता, यानी कि कोर्ट आपको भगा देगा अगर आप केस फाइल करने चले गए. कोर्ट आपको बोलेगा क्या आपका इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का? नहीं था तो आप कैसे केस फाइल करने आए हो? ये तो बिल्कुल डोमेस्टिक अग्रीमेंट है. यू कैन नॉट फाइल अ केस. नेक्स्ट, एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. इस तरह के अग्रीमेंट्स ही रह जाते हैं, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते. बिकॉज वी नो अग्रीमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लीगल, सोशल, डोमेस्टिक, बट अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तब बनेंगे जब वो लीगल हो और लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे तब. क्या आप सबको ये समझ में आया? एवरीबडी? आप एक एग्जाम्पल लेंगे. यहां पे आप एक वाइफ और एक किड देख रहे हो छोटा सा, और ऊपर आप देख रहे हो, क्या दिख रहा है ऊपर इमेज में? एयरप्लेन. और एयरप्लेन में पता है कौन जा रहा है? इनका हस्बैंड. ठीक है, तो क्या हुआ? अ हस्बैंड अग्रीड टू पे हिज वाइफ certain amount as maintenance every month while he was abroad. जितने समय मैं बाहर रह रहा हूं, काम कर रहा हूं यूएस में, every month I will pay you 80 or 90,000 rupees every month for your maintenance. आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना है उसके अकॉर्डिंग मैच करने के लिए, आपकी जितनी डेली नेसेसिटीज है उनको मैच करने के लिए आई विल पे यू. डू यू थिंक ये एक लीगल ऑब्लिगेशन बना? नहीं. यहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कि हमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है. इट्स अ नॉर्मल थिंग. बहुत लोगों की जॉब बाहर लग जाती है, वो बाहर चले जाते हैं, बाहर से पैसा भेजते हैं अपनी फैमिलीज को. इसी महीने अगर पैसे नहीं भेजे या 30,000 रुपीज भेज रहे हैं, तो क्या ये दोनों जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, क्या ये केस फाइल कर देंगे हस्बैंड के खिलाफ? नहीं. वाई? Because this type of agreement is not created with the intention to create legal relationship. Is it clear? Third essential. Other than Section 10 of Indian Contract Act 1872. So there are some other formalities to be complied with in certain cases. बेटा कभी कभी कुछ ऐसे पर्टिकुलर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐसे हो, जहां पे आपके पास कुछ अलग सी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको निभानी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? हमेशा रिटर्न होते हैं. इंश्योरेंस कंपनी एंड जो पर्सन है जिसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं, जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है. अब एक चीज और, अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, बदले में आपको क्या पे करना है? कंसिडरेशन प्रीमियम. हर महीने जा सकता है आपका प्रीमियम, और हर मंथ में आपका प्रीमियम जा सकता है. ओके, सो अगर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलरली हमेशा ये फॉर्मेलिटी होती है कि रिटर्न होने चाहिए. एक और एग्जाम्पल, जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लैंड एंड बिल्डिंग इज द एग्जांपल ऑफ इट, इनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिटर्न है. तो इन पर्टिकुलर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ अपनी ही फॉर्मेलिटीज होती हैं. उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये फॉर्मेलिटीज भी निभानी पड़ेगी, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. क्लियर? सो अ कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न एंड स्पोकन, कोई फर्क नहीं पड़ता लिख के बनाओ या ओरल बनाओ. बिकॉज मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट ना दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. एक्सप्रेस ओरल एंड रिटर्न, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट एंड बाय लॉ. वेरी नाइस. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, लॉ ने तो बोला चाहे ओरल बनाओ चाहे रिटर्न बनाओ, बोल के भी बना सकते हो, बट बोलने का नुकसान पता क्या है? व्हाट इफ सामने वाला मुकर जाए बाद में कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं. इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर यू कि आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स बनाइए. ठीक है, लेकिन लॉ दोनों को सपोर्ट करता है. अगर आप अपनी बात प्रूफ कर पाओ ओरल में भी,
तो इट्स वैलिड. सो इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में सम फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड. कंप्लाइड मीन्स फॉलो करनी पड़ती हैं. कंप्लाइड मीन्स फॉलो करनी पड़ती हैं कुछ फॉर्मेलिटीज विद टू मेक एन अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल. उस अग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी का तड़का लगाने के लिए उस अग्रीमेंट की जो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज है वो आपको निभानी पड़ेगी. जैसे कि इमूवेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिटन होने चाहिए, स्पोकन नहीं होने चाहिए. तो अगर इन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ओरल बना लिया, स्पोकन टर्म्स में ले लिया, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इज इट क्लियर? So this is the example. Let's read it. Contract of insurance is not valid except as a written contract. इनको written ही बनाना पड़ेगा. Further, in case of certain contracts, कुछ ऐसे contracts होते हैं जहां पर registration of contract under the laws which is in force at the time is essential. और कुछ अलग तरह के contract है जिनको पहले register कराना पड़ता है, proper papers बनाने पड़ते हैं, stamp duty pay करनी पड़ती है, agreement बनाना पड़ता है. उनको ओरल नहीं बना सकते. तो ये सारी फॉर्मेलिटीज लॉ ने हमें जिस भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी है वो निभाइए, तभी वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा. क्लियर? ओके. इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट ऑलवेज बी रिटन लाइक दिस ऑन पेपर्स. बोथ पार्टीज शुड साइन इट. Okay, we missed one point. Point number 4, certainty of meaning. Certain का मतलब clear, clarity. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना जिनका मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए. आप किसी को कोई बात बोल रहे हो कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आया, तो मीन्स क्लियर नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में. अग्रीमेंट्स मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट बी वेग. वेग मतलब कंफ्यूजन्स. वेगनेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्लियरली आपने ऑफर किया हो सामने वाले को. एंड इट शुड बी इनडेफिनेट, यानी कि इट शुड बी वेरी एग्जैक्ट. अगर आप ऑयल खरीदने गए हो तो यू हैव टू टेल दैट पर्सन कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए. दूसरा, क्वांटिटी कितनी चाहिए ये भी आपको बतानी पड़ेगी. ऐसे सामने वाले सेलर को कितना क्या पता आपको क्या देना है. इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ इट शुड बी सर्टेन, मींस इट इज वेरी क्लियर. तभी आप सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर. आपको नहीं बताया आपने अगर कि कौन सा वाला ऑयल आपको चाहिए, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग वाला फैक्टर यहां पे मिसिंग रहेगा. क्लियर एवरीबॉडी? कैन वी मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट नाउ? This is the fifth and the last point, possibility of performance. We have already discussed it in our last session. Possibility means कोई चीज होने की संभावना of performance, यानी कि वो agreement complete हो पाए, आप उसको निभा पाओ. वो कब निभा पाओगे? जब सच में वो चीज पॉसिबल हो. एग्जाम्पल इज दैट इफ आई से कि मैं आपको ट्रेजर दूंगी, ट्रेजर मीन्स खजाना, कैसे? बाय मैजिक, मैजिक करके यहाँ पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर दूंगी. क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. सो द अग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. इस तरह के अग्रीमेंट सामने वाला अगर तोड़ दे, मैंने आपको प्रॉमिस तो कर दिया मैं आपको ट्रेजर दूंगी, बट मैं नहीं परफॉर्म कर पाई ना, तो मैं क्या कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स करा पाऊंगी? ध्यान से सोचो. आप इन्फोर्स करवा पाओगे? आप भी नहीं करवा पाओगे. आपने कौन सा अग्रीमेंट बनाया कि मैम, कोर्ट में क्या जाओगे और बोलोगे एक हमारी मैम है, उन्होंने बोला कि हमको खजाना मिलेगा मैजिक करके, तो कोर्ट आपको ही एंटरटेन नहीं करेगा. वो कहेगा ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था आपने जो कि वैलिड नहीं है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता था. तो अब आप कैसे केस फाइल करने आ गए कि मैम ने आपको खजाना नहीं दिया? तो इसके जो बेस है, इसके रूट्स है, यही परफेक्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ऐसा हो जिसकी पॉसिबिलिटी हो परफॉर्म होने की.
अगर पॉसिबिलिटी नहीं भी हो ना, परफॉर्म ना हो पाए, तो ना आप केस फाइल कर पाओगे ना मैं, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की रूट्स ही वेस्ट थी, रूट्स ही बेकार थी. सो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड. इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो बनाया क्यों? वैलिड ही नहीं था. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? सो अदर देन सेक्शन 10B हमने टोटल 5 पॉइंट्स पढ़े. आपने अच्छे से समझे, अच्छे से समझ में आए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए? प्लीज ड्रॉप अ मैसेज सो दैट इट विल बी क्लियर टू बोथ ऑफ अस. आप लोगों को भी क्लैरिटी हो गई है, प्लस मुझे मेरा फीडबैक मिल जाएगा कि यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं और कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं. ओके, अगर ये क्लियर हो गया है, अभी नहीं आप लोग फ्री हो रहे हैं, अभी व्हाट विल डू सम MCQs. आई विल टेल यू द मोटिव ऑफ दिस. अगर ओके, अभी आंसर्स हम लोग करेंगे डिस्कस. सो MCQs करने का मेन मोटिव क्या है? जब भी हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 1 2 3 4. इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. थोड़े से MCQs आपके पेपर में भी हो सकते हैं. अब इसका मोटिव ये है कि जब हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, हमारी डिटेल नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि 4 ऑप्शंस जो कि बड़े क्लोज ऑप्शंस हैं, उसमें से अगर आप ढूंढ पाए तो सोचो आपका खुद का टेस्ट है ये आपके लिए. तो आने वाले सेशंस में जो जो भी टॉपिक हम करते जाएंगे, 1 या 2 क्लास छोड़ के भी कभी हो सकता है, कभी डेली बेसिस पे भी हो सकता है, MCQs की प्रैक्टिस हमेशा चलती रहेगी. आज का जो हमने टॉपिक किया है, इससे रिलेटेड कुछ MCQs हम करने वाले हैं अभी लास्ट, एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन. आप लोग ही मुझे आंसर करेंगे. To make this class really interesting, let's start with the first MCQ. Indian Contract Act 1872 came into force. बहुत बार बताया और मैंने बोला हर सेशन में आपको बताऊंगी. 1st September 1872. Come on everybody. It came into force on 1st September 1872. Very nice. Can we move on to the next MCQ now? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी क्विकली मुझे आंसर कीजिए MCQs के आंसर्स. ओके, यू गाइज आर रियली स्मार्ट नाउ. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, बहुत बार बताया. अग्रीमेंट क्या था, फटाफट से वो भी बता दो. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर. अब वहीं पे प्रॉमिस वर्ड पड़ा. एक पर्सन जिसको आपने ऑफर किया, वो ऑफर सुन के जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, वो बन गया प्रॉमिस. सो अ प्रपोजल यानी कि एन ऑफर, व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस. क्या किसी को लग रहा था कि इसका आंसर अग्रीमेंट भी हो सकता है? ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना नहीं, ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब तो वो बनता है प्रॉमिस. पढ़ा था ना डेफिनेशन में. Third MCQ. Every promise and every set of promise forming the consideration of each other is known as. ठीक है, अभी हम इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या आप लोगों को ये चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़े? अगर ये नहीं पढ़ने पड़े, मींस हमें डिटेल नॉलेज आ रही है. ठीक है, आपका लेवल बढ़ रहा है. ओके, द आंसर इज अग्रीमेंट. द टर्म फ्री कंसेंट, इट्स quite easy. Free consent. Yes, everybody. किसी ने 10 बोला, किसी ने 14 बोला. मैंने सेक्शन 10 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे आपको. 6 पॉइंट्स थे जो एसेंशियल्स थे. अब फ्री कंसेंट का क्या सेक्शन था? ओके, यू आर जस्ट फ्लिपिंग योर पेजेस. नो, सेक्शन 14 हमने पढ़ा था फ्री कंसेंट के लिए. तो ऐसे कुछ सेक्शंस के भी हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपने सेशंस में. जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको एक क्विक चार्ट दूंगी जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेक्शंस हम कर सकते हैं लर्न, और छोटा छोटा से चार्ट बना के सेक्शंस को हम याद करेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो. एक छोटा सा चीज आप लोग अगर कर पाए मेरे लिए, वेरी नाइस मेगा, आई हैव सीन ऑल योर आंसर्स. हम जितना भी पढ़ते हैं क्लास में, वो आपको नेक्स्ट सेशन में बस रिवाइज करके आना है.
जितना हम पढ़ते जाएंगे लॉ का, अगर आप उतना, गाइस प्लीज जस्ट लिसन टू मी फॉर लास्ट 1 मिनट, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना ही अगर हम रिवाइज करते जाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और हम मास्टर होते जाएंगे लॉ के। अगर आपने ये लास्ट मिनट के लिए रख दिया ना, तो लास्ट मिनट वाली चीजें, सॉरी, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। हम लोग सीए का कोर्स कर रहे हैं, इट्स गोना बी अ प्रोफेशनल कोर्स, यू आर गोना बी अ प्रोफेशनल। तो हमें ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, जो लॉ वाला पार्ट है, ये हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। रीजन, ये जो लॉ है प्लस आपका जो अकाउंट्स है, ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप हमेशा अपने सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट लेवल में पढ़ने वाले हो, विच इज योर इंटरमीडिएट लेवल, और लास्ट आपका जो फाइनल स्टेज है ये आप वहां पे भी पढ़ने वाले हो। सो ये दोनों सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स आर नॉट मैंडेटरी, सब करना है, बट ये दोनों, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, आप हर लेवल में पढ़ने वाले हैं। So it's very important, make your base clear, make your base really strong, so that हमें आगे वाले सेशंस में बैठने से पहले ना डर ना लगे, हम इतने कॉन्फिडेंट हो, मैम ने कुछ भी बोला ये तो हमें आता है। एक छोटा सा रीजन ये भी है क्योंकि आगे जब हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, मैं बार बार आपको शायद एक्सप्लेन ना करूं, बेटा वॉइड मीन्स, कंसेंसस एड आइडम मीन्स, तो अगर ऐसा कंफ्यूजन ना रहे उन स्टेज पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप बेसिक अपने ब्रश अप करते रहेंगे। अभी हमारे 2 सेशंस हुए हैं, दोनों सेशंस आपने अच्छे से पढ़ के आने हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, वी विल कंडक्ट ए टेस्ट ऑल्सो, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। कीप योर रूट्स स्ट्रॉन्ग, पढ़ते रहो उसको, ताकि टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। जब आपका टेस्ट होगा उससे 1 क्लास पहले आई टेल यू द राइट वे कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करने हैं। आई थिंक जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसको मैं केस स्टडीज वाली फॉर्म में नहीं रखूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस डालूंगी ताकि आपको थोड़ी सी आदत डल जाए लिखने की। यहाँ पे लॉ को ना पेपर लिखने का भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अभी हम नॉर्मल पेपर पढ़ते हुए आए हैं, 5 पॉइंट्स लिख लिए एंड दैट्स ऑल। अभी आप लोग, बहुत सारे लोग बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम में तो पेज भरते रहो, वो नहीं चलता है यहाँ पे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका एक वैलिड एक क्वांटिटी होती है कितना आपको लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में यू कैन नॉट राइट 10 पेजेस, 5 नंबर के क्वेश्चन में यू कैन नॉट राइट जस्ट हाफ ऑफ अ पेज। तो आई टेल यू द राइट वे, जहां पे हम इससे भी मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं। जिसका पेपर प्रेजेंटेबल होता है ना, उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं एज कंपेयर टू द पर्सन जिसने सिर्फ लिख कर आया और सही लिख कर आया। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में, बिकॉज ये एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, ये छोटी सी टिप थी आपके लिए लास्ट के लिए।